रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का आगाज़ हुआ और इफ्तिताई मैच में लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की। दोनों टीमों के दरमियान बड़ा दिलचस्प मैच रहा लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान में, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने जो है 1 रन से कामयाबी हासिल की। अगर लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स की जानी से बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया फ़खर जमान ने, और दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद रिजवान ने भी बड़ी ज़बरदस्त और उम्दा इनिंग खेली। लेकिन फ़र्क थोड़ा सा नज़र आया इस मैच के अंदर कप्तानी का, जहां पर हमने देखा कि शाहिनशाह आफरीदी ने एक तजुर्बा किया, हुसैन तलत से 1 ओवर ऐसा करवाया जिसमें उन्होंने विकेट हासिल किया और वही टर्निंग पॉइंट शायद साबित हुआ लाहौर कलंदर्स के लिए। वहां से जो है मुल्तान सुल्तान बैक पे जाती हुई नजर आई और मैच में लाहौर कलंदर्स ने 1 रन से कामयाबी हासिल की। इस सारे सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं जमील अहमद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी कल के मैच पे भी बात करेंगे और आज नेशनल स्टेडियम कराची में बड़ा जबरदस्त मैच होने जा रहा है जो रात के 8 बजे मैच खेला जाएगा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। ये भी मैच बड़ा दिलचस्प होगा। अब से कुछ देर पहले हमने वहां पर जब विजिट किया था नेशनल स्टेडियम कराची पे तो शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद थी और ग्राउंड के अंदर जिन्होंने टिकट खरीदे थे वो बाकायदा तौर पर अंदर जाकर मैच देखने के लिए भरपूर अंदाज में एंजॉय करते हुए भी दिखाई देंगे आज के मैच पे। और कुछ शायकीन का यही कहना था कि आज के मैच में जो कराची किंग्स के कप्तान दोबारा बनते दिखाई दिया माद वसीम, वो उम्दा परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर और उसके साथ शोएब मलिक एज ए सीनियर प्लेयर्स के कराची किंग्स को फतह दिलाने में आज जो है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कामयाब होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान पेशावर ज़ल्मी के भी कप्तान है वो बाबर आजम जो लीड कर रहे हैं। इस सारे सूरत हाल पे जमील साहब से भी बात करते हैं। सबसे पहले जमील साहब, क्या मिस्टेक आपको कल की नजर आई, जहां पर थोड़ी सी वीक पॉइंट नजर कौन सी थी जिस पे जो है मुल्तान सुल्तान मैच हारती दिखाई दी? क्योंकि हमने देखा एक वक्त में 100 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, 176 रन उन्हें चेस करने थे, 100 पे कोई आउट नहीं, फिर अचानक बैक पे होती गई मुल्तान सुल्तान। इस पे क्या कहेंगे? देखें, इतना बैलेंस और बराबर का मुकाबला ना बहुत कम देखने को मिलता है कि मतलब जिस तरह ये मैच मतलब खेले गए ना। देखिए इसके अंदर जो पहले बैटिंग की ना लाहौर कलंदर ने, तो 10 ओवर में 85 रन थे उनके और क्या कहते फिर 15 ओवर में 125 रन और फिर 175 रन पे उन्होंने फिनिश किया। ये सेम जो है ना बिल्कुल इसी तरह का इनका हुआ है। इनके 84 रन थे 10 ओवर के अंदर और 127 रन थे 15 ओवर में और 174 रन। 1 रन से मैच जो है ना ये लूज कर गए। देखिए हुआ क्या है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं। इस मैच में आप जो भी तजिया कर लें, लेकिन मेरा तजिया यह है कि जो डेथ ओवर के अंदर हारिस सोहेल ने और शाहिनशाह आफरीदी ने बॉलिंग की है, मैं समझता हूं कि इन दोनों को क्रेडिट जो है ना जाता है कल की फतह का। वरना जिस तरह के प्लेयर उनके पास थे, मतलब डेविड मिलर इस वक्त दुनिया का खतरनाक तरीन जो है ना मतलब ये कि बल्लेबाज बैटर है। और उसके साथ साथ जो है आपने जो क्या कहते हैं देखा कि वो रिजवान सेट थे। पोलार्ड आपको कहीं नजर आई? थोड़ा सा वीक थे। पोलार्ड ने बहुत देर में मतलब ये कि चार्ज के जब एवरेज 11-12 रन का हो गया ना, मतलब पोलार्ड से बहुत। लेकिन T20 में तो 15-20 रन की एवरेज बासानी चेज हो जाती है। लेकिन आप क्रेडिट जिस तरह खुद कह रहे हैं कि जमान खान और हारिस रऊफ और शाहिनशाह आफरीदी, जमान खान को चलो 15 रन मिले ना आखिर के अंदर, वो इन दोनों की वजह से मिले। वरना जिस तरह की मतलब उनकी बैटिंग है, मतलब जिसे कहते हैं ना बेबस कर दिया दोनों ने, मतलब आउट कर। जिस तरह जिन्हें आप अगर टर्निंग पॉइंट देखते हैं ना, शाहिनशाह आफरीदी 16 ओवर में आए, 16 ओवर तक जो है 15 ओवर तक गेम उनके हाथ में था। 16 ओवर में गेंद करने के लिए आए और उन्होंने रिजवान की विकेट हासिल की। रिजवान की विकेट जो है ना वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि रिजवान जो है ना सेट थे और 75 रन बना चुके थे 50 गेंदों के ऊपर, 150 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। तो इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखें तो हमने कहा चले कोई ऐसी वो नहीं है, मतलब जो इस वक्त खेल रहे हैं डेविड मिलर है या पोलार्ड है, ये मतलब इस तरह के प्लेयर है कि मतलब। लेकिन फिर उसके बाद जो बॉलिंग की उन्होंने, मतलब उसको बेबस रखा दोनों को। और फिर डेविड मिलर को जो है ना हारिस रऊफ ने आके बोल, वो जो एक था ना टर्निंग पॉइंट था वो मैच का, जब मतलब ये कि डेविड मिलर ऐसा खिलाड़ी, आपको याद होगा कि उसने जो है गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के अंदर
2 ओवर में 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को श्रीलंका के खिलाफ, और उसने 15-15 रन बना के और जितवा दिया था। तो इस तरह का प्लेयर है कि उसके लिए 15 रन भी कुछ नहीं है, लेकिन मतलब इन्होंने अपनी क्लास शो की है। मैं तो जितना क्रेडिट ये 2 हैं इनको देना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो आपने बात की थी कि मुल्तान सुल्तान जब चेस करने जा रहा है ना और आपकी कोई विकेट नहीं गिरी है, तो आपको जो है ना, आपको अपना रन रेट जो है ना वो ऊपर लेकर जाना है। मतलब इसमें देखिए वो तो सही खेले, मतलब अगर आप रिजवान तो सही खेले ना 150 के स्ट्राइक, लेकिन शान मसूद जो है ना उनका 112-13 रन का जो ना स्ट्राइक रेट है, मतलब उन्होंने 34 रन 31 गेंदों पे। जब आप सेट है ना और आपके पास इतनी लंबी लाइनअप है, मतलब तो उसके बाद आपको इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए था, आपको हिट आउट करना चाहिए था, जो कि मैं समझता हूं कि अगर ये थोड़ा ये बराबर खेलते रहे ना, जो इनको एवरेज चाहिए था उसके अंदर खेले। इनको जब ये सेट हो गए ना और 10 ओवर खेल लिए, फिर इनको चाहिए था कि थोड़ा सा 12वां तेज पे मजीद की बात करेंगे। जाफर साहब से बात कर लेते हैं इस मैच के हवाले से। जाफर भाई क्या कहेंगे, जिस तरह हमने देखा कि शहनशाह आफरीदी, जमान खान, उसका हारिस रऊफ का जो पेस अटैक था, उस पेस अटैक से शायद कल लाहौर कलंदर्स कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई है। देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैटिंग विकेट थी और उस विकेट पे दोनों पेसर्स हमारे मायनाज बॉलर हैं, कौमी टीम का भी हिस्सा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनका फ़र्ज़ भी बनता था कि ऐसे क्रूशियल टाइम पे इस तरह की बॉलिंग करें। और यही डेथ जब ओवर्स होते हैं उनमें इन दोनों का शुमार जो है ना पाकिस्तान में बड़ा अच्छा आता है कि हारिस रऊफ तो नो डाउट डेथ ओवर के बादशाह कहलाते हैं, लेकिन शहनशाह आफरीदी भी कम नहीं है, तो दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। इवन ये कि मैं समझता हूँ कि खुशदिल शाह जो आपके वहाँ से खेल रहे थे मुल्तान से, उनको ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा बनता था कि वहाँ पे वो अपने हिटिंग कुछ करते और अपनी टीम को ले जाते, लेकिन पोलार्ड का जो रन आउट था मेरे ख्याल में वो टर्निंग पॉइंट था मेरी नज़र में। पोलार्ड अगर खड़े रहते मेरे ख्याल में वो आउट क्लास कर देते और टीम को अपनी जितवा। लेकिन जमील साहब ये कह रहे हैं कि पोलार्ड ने चार्ज करना थोड़ा लेट शुरू किया, जिसके बाद शायद गेम उनके हाथ से निकलता गया, एवरेज ऊपर जाती रही। देखिए एवरेज पे तो है नहीं ना, पोलार्ड का जब बल्ला चलता है फिर सारी एवरेज खत्म हो जाती है, उसमें आपके जितने भी बॉल्स रह गए हों। लेकिन मसला ये था कि वो चार्ज भले से लेट किया, क्योंकि जमील भाई के एनालिसिस बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो पोलार्ड जिस तरह का बैट्समैन है, मैं समझता हूं कि आपने उसका छक्का भी देखा होगा, जिस तरह का उसने छक्का मारा है, बहुत ही कम इस तरह के छक्के जो है देखने को मिलते हैं। तो उनकी बैटिंग के अगर चाहे वो हारिस रऊफ होते हैं चाहे वो शहनशाह आफरीदी होते, फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलता पोलार्ड, तो इस तरीके से अगर वो थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं मेरे ख्याल में वो जितवा देते मुल्तान सुल्तान को। लेकिन मैच बड़ा अच्छा हुआ। अगर मैच की बात की जाए, दोनों तरफ से एक अच्छा मैच देखने को मिला, एक इफ्तिताही मैच, शाइकी ने क्रिकेट पे अच्छा मैच, बिल्कुल ऐसे इफ्तिताही मैच, और इस तरह का हो, इतना क्रूशियल हो, एक रन से जब एक टीम जीत रही हो तो इससे अंदाजा लगाना कि 175 तक स्कोर को ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, और बॉलर्स के भी दुर्गत बन रही होती है, बैट्समैनों पर भी बड़ी जिम्मेदारी आ रही होती है। तो मैं समझता हूं कि अच्छा मैच हुआ, शाइकीन के लिए अच्छा मैच हुआ, इफ्तिताही मैच था, और सबकी निगाहें इस PSL पे थी, और जिस तरह 4 शहरों में ये खेला जा रहा है, मैं समझता हूं कि अच्छा आगाज। अच्छा, फिर पाकिस्तान सुपर लीग 8 की पहली 50 अगर देखें तो फ़खर जमान ने बनाई, बाद में जो है मुल्तान सुल्तान की जानिब से जो है मोहम्मद रिजवान ने बनाई। फ़खर जमान के हवाले से क्या कहेंगे, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। देखिए बैटिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, आपको मालूम है कि हार्ड हिटर बैट्समैन है, और ओपनिंग में उन जैसा कोई सानी नहीं रखता पाकिस्तान में कि उस तरह की बैटिंग करे। शर्जील खान हमारे कराची किंग्स के हैं, वो भी उसी तरह की बैटिंग करते हैं। तो इन 2-3 प्लेयर्स में बड़ा अच्छा मवाजना है कि वो ओपनर जो है ना वो किस तरीके से T20 को लेके चलते हैं, किस तरह स्ट्राइक रेट बढ़ाते हैं, किस टाइम किस बॉलर को हिट मारते हैं और छक्का लगा देते हैं। मेरे ख्याल में फ़खर जमान की बैटिंग नो डाउट बहुत आउट क्लास थी। काफ़ी अरसे बाद वो रिदम में नजर आए, काफ़ी अरसे बाद जो है ना उनका बल्ला चलना दिखाई दिया। तो एक समझते हैं कि अगर इस तरह की बैटिंग और लाइन क्लिक कर जाए और एक पार्टनरशिप बनती चली जाए, तो लाहौर कलंदर आपको पता है दिफाई चैंपियन है, तो नो डाउट इस तरह का कंपैरिजन रहा तो मेरे ख्याल में ये मैच भी जीत सकती है, अगला मैच भी जीत सकती है। जमील भाई बड़ी ज़बरदस्त बात चल रही है, ओपनिंग के हवाले से अगर बात करें तो बड़ी आवाज़ें पाकिस्तान टीम के हवाले से आवाज़ उठती हुई दिखाई दी। आपने कई बार भी कहा कि दोनों ओपनर्स में जो रिजवान और बाबर खेलते हैं उनमें से एक नीचे आए एक ऊपर जाए। कल हमने देखा कि शान मसूद और उसके साथ मोहम्मद रिजवान ओपनिंग कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने ओपनिंग की, जिस तरह स्ट्राइक रेट को तेज लेकर चल रहे थे, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन चल रहा था, बॉलर्स भी थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे थे। क्या कहेंगे आने वाले वक्तों में शायद बाबर आजम को ये चीज़ नजर आए कि राइट और लेफ्ट की कॉम्बिनेशन के साथ जो है हम टीम में जो है ओपनिंग कराएं? मुझे नजर नहीं आता, लेकिन बहरहाल वो अब वो कप्तान है, वो सोच सकते हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि वो नीचे आएंगे। जब वक्त था और नीचे आना चाहिए था उनको, वो नीचे नहीं आए और उसी नंबर पे वो खेलते रहे। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपने कहा था कि जो ओपन करने में जो है ना सारे प्लेयर सर्किल में होते हैं सिवाय 2 के, हिट आउट करना आसान होता है, नीचे आके रन करना जो है ना
जैसे इफ्तिखार की फॉर्म है आजकल, तो वो बहुत जबरदस्त है। अभी फखर जमान की बात कर रहे थे ना जाफर भाई, फखर जमान को क्यों नहीं कराते ओपन T20 में, मुझे बताया ना। मतलब अब आपके पास एक ऐसा प्लेयर है ना, एक तो ये कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का वो बन जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बाबर अगर 3 नंबर पे आ जाएंगे तो क्या मतलब हो जाएगा। कल भी उसने 66 रन 42 गेंदों में बनाए। देखिए T20 में इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्राइक रेट। 157 के स्ट्राइक रेट से जो है ना उन्होंने बैटिंग की है। ये जो है ना, अगर आपको रन चेस करने हैं, जो मुल्तान सुल्तान की आप बात कर रहे थे ना, जब चेस करने हैं तो 112-13 रन के एवरेज से शान मसूद खेले। आपको 150 रन के जो स्ट्राइक रेट से चेस करने। रिजवान तो सही खेले, बाद में आने वालों से जाहिर है उन्होंने बॉलिंग अच्छी की और नहीं ले सके। लेकिन जो आप मतलब बात कर रहे हैं ना, देखिए ये जो T20 क्रिकेट है ना, ये इसको जो ये इतनी क्राउड आता है देखने के लिए ना, वो इसी तरह के मैचेस देखने के लिए आता है। अगर आखिरी गेंद के ऊपर किसी को ना पता हो कि कौन सी टीम जीतेगी, 6 रन चाहिए थे आखिरी गेंद के ऊपर, तो छक्का भी लग सकता था, चौका लग गया, 1 रन से वो जीत गए। तो इससे अच्छा मैच मेरे ख्याल है ओपनिंग मैच था। और जो शायकीन क्रिकेट है उनको शायद इससे अच्छा मैच देखने को नहीं मिलेगा कि आखिरी बॉल तक किसी को नहीं पता कि ये मैच कौन जीतेगा। बिल्कुल कौन जीतेगा। लेकिन हम थोड़ा सा कप्तानी से कुछ देर पहले मैं इंट्रो में जिक्र कर रहा था हुसैन तलत के हवाले से, जो शहनशाह अफरीदी उसको लेकर आया और फिर उन्होंने विकेट हासिल की, इस पे क्या कहेंगे? देखें ये जो आपने इंट्रो में जो बात की ना, वो 100% दुरुस्त है। कप्तानी का कल आप यकीन करें, शहनशाह अफरीदी की जो कप्तानी है ना, उसके गुर नजर आए। मतलब मुझे कप्तानी के अंदर उसने बहुत मुतासिर किया है। देखें उसने अपने ना 7 बॉलरों का इस्तेमाल किया है। साथ में सारे सीनियर्स बॉलर्स के उन्होंने अपनी जो आखिरी डेड ओवर थे वहां पर अपने सेव करके रखा और वो फायदा करती दिखाई दी। डाउसन से उसने 1 ओवर कराया। मतलब आप देखें ना, मतलब अब उसने देखा ना, आप हुसैन तलत की बात कर रहे हैं ना, 2 ओवर कराया उसने, इंपॉर्टेंट विकेट, मतलब पार्टनरशिप तोड़ दी ना, शान मसूद की विकेट ले ली, 16 रन दिए 2 ओवर में, उसको हटा दिया। पार्ट टाइम बॉलर्स का काम ही यही है, जिस तरह वो लेकर आते। अब ऑप्शन इनके पास भी थे मुल्तान सुल्तान के, मगर इन्होंने जो है ना उसका इस्तेमाल नहीं किया, उस ऑप्शन का। इनके पास जो है ना बिल्कुल साहब, इस पे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी खासकर जो है PSL सुपर लीग 8 के हवाले से, तो थोड़ी सी बात हम कर लें। कराची में जो है कमिश्नर कराची बास्केटबॉल गर्ल्स एंड बॉयज़ चैम्पियनशिप मुनक्किद की गई, जिसमें पहली दफ़ा देखा गया है कि गर्ल्स की 12 टीमों ने जो है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की टीमों ने शिरकत की। इसी हवाले से हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त अब्दुल नासिर बास्केटबॉल आराम बाग पर, और जहाँ पर हम देखते हैं कि छठा कमिश्नर कराची बॉयज़ एंड गर्ल्स चैम्पियनशिप है जारी है। आज गर्ल्स का यहाँ पर फाइनल मैच खेला जा रहा है। टूर्नामेंट में 12 टीमों ने शिरकत की। इसी हवाले से हम आपकी ऑर्गेनाइज़र से भी बात कराएंगे, इस इवेंट के मेहमान खुसूसी से भी बात कराएंगे, और साथ साथ कोशिश करेंगे कि इन टूर्नामेंट में जो ख़वातीन प्लेयर शिरकत कर रही हैं उनसे भी आपकी बात कराएँ। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। जब मैं आती हूँ यहाँ पर तो माशाल्लाह नंबर ऑफ़ गर्ल्स बढ़ रहे हैं
और मुझे देख के बहुत खुशी होती है क्योंकि लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लड़कों के लिए ज़रूरी है, इसी तरह लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है। और आजकल की जो हमारी यंगर जनरेशन है स्पेशली, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ और है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, तो ये दिस इज़ द वंडरफुल डिस्ट्रैक्शन जो उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को बिल्ड करने में उनकी बहुत मदद करती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स में वैसे भी कमिश्नर साहब का भी बहुत ज़्यादा ध्यान है कि बच्चों का जो रुझान है, यंग माइंड्स हैं, तो इनका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा हो। असल में एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में, जो लोग खेल रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में आगे आ रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स, बिकॉज उसके अलावा उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बट स्कूल और कॉलेजेस से है और यूनिवर्सिटी से भी इवन के इंसान को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और इसीलिए हम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा टीम्स आई हैं, तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर दैट। इस पर मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी होती है कि फ़ाइनली बहुत सारी लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब मैं शुरू में मैंने नया खेलना शुरू किया था तो मुझे याद है बहुत कम लड़कियाँ हुआ करती थी और हमारी टीम्स नहीं बन पाती थी, टूर्नामेंट नहीं हो पाते थे क्योंकि किसके अगेंस्ट हम खेलें। देखिए, पहले भी रुझान था बच्चों का, लेकिन इतना नहीं था। जब से इकबाल मेमन साहब कराची कमिश्नर आए हैं उस वक्त से हमें भी ये हौसला ज़्यादा मिला है और टीमों को भी बहुत हौसला मिला है, क्योंकि वो खुद भी जाते हैं, अपनी बेगम को भी ग्राउंड में लाते हैं। ये चीज़ें जब बच्चे देखते हैं तो बच्चों में एक अप्रूवल आती है और वो खुश होते हैं कि मतलब हमें कोई सरपरस्त आला जो है ना वो हमारी कोई बैक कर रहा है और हमें देख रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। शहजादा साहब, मैं आपका और विनस टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ और सबसे बड़ा शुक्रिया अल्लाह ताला का कि उसने आप जैसे सरपरस्त मुझे इनायत किए और कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब और उनकी पूरी फैमिली ने गर्ल्स ही नहीं बॉयज़ बास्केटबॉल दोनों के लिए जिस तरीके से हमें पैट्रनाइज़ किया, उसका रिज़ल्ट आज आपके चेहरे मुबारक से आपकी ज़बान से निकल रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूं। जी बिल्कुल, स्कूल्स और कॉलेजेस के लेवल पे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस से ही हमारी टीम्स ऊपर आती हैं और जब स्पेशली इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं तभी हमें मौका मिलता है कि हम आगे नेशनल्स तक जाएं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। जी बहुत खुशी हो रही है, आज हम लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं और जो है हमारे स्कूल के अंदर इतना एक्सपोजर है बास्केटबॉल का कि हम लोग अब टूर्नामेंट लेवल पे बास्केटबॉल खेल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत खुशी हो रही है इधर खेलने पे। स्कूलों की सतह पर आजकल बास्केटबॉल ज़्यादा खेली जा रही है और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जिसमें हमारे अपने स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया है, जो कि बिल्कुल जीतने वाला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जीतने पर आया हुआ है। बिल्कुल इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे हमारा कॉलेज। हमने यहाँ पर आपकी खिलाड़ियों से भी बात कराई, इसके साथ साथ मेहमान गिरामी से भी बात कराई। सबका यही कहना था कि अब बास्केटबॉल में ख़वातीन प्लेयर्स बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में जो है बास्केटबॉल पूरे मुल्क के अंदर जो है खेलती हुई ख़वातीन दिखाई देंगी। कैमरामैन आतिफ हाशमी के साथ शहजादा मोइन, विनस टीवी, कराची। रिपोर्ट आपने देखी बास्केटबॉल के हवाले से। अब दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग 8 की तरफ वापस आते हैं, जिमिल साहब से बात करें। जिमिल साहब, आज मैच बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है कराची के नेशनल बैंक अरीना क्रिकेट ग्राउंड पर। कैसा देखते हैं इस मैच को? कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होगी। एक जानिब पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम करेंगे, दूसरी जानिब अम्माद वसीम कराची किंग्स की कप्तानी करते दिखाएंगे। माजी में अगर हम देखें तो कराची किंग्स की जो कारकर्दगी रही उसका ग्राफ काफ़ी नीचे रहा पिछले टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में कैसा देखते हैं, क्योंकि ओपनिंग मैच है कराची किंग्स का और पहले ही मैच जो है पेशावर ज़ल्मी की से है, और बाबर आजम दूसरी साइड से जो कराची किंग्स की कप्तानी किया करते थे आज वो जो है पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करते दिखाई देंगे। दोनों टीमों में खिलाड़ियों के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, सोशल मीडिया तो ये बता रहा है कि मोहम्मद आमिर बमुकाबला बाबर आजम जो है ना ये मैच है, लेकिन ये दोनों टीमें बहुत बैलेंस हैं और खासतौर पर जो लोकल प्लेयर है दोनों टीमों के अंदर वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ओवरसीज प्लेयर तो हैं ही अच्छे। अगर आप कराची को देखते हैं ना, कराची किंग को देखते हैं तो देखें उनको मैथ्यू वेड, जो याद होगा आपको, जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के अंदर जो 3 छक्के मार के शाहिनशाह अफरीदी को मैच जितवाया था ऑस्ट्रेलिया को। मैथ्यू वेड है, बैन कटिंग है, दोनों ऑस्ट्रेलिया के। फिर शमसी है, तबरेज शमसी है, मतलब ऐसे प्लेयर हैं ये। और फिर जो यहाँ के जो लोकल प्लेयर है आप उनको देख लें, शुएब मलिक है, हैदर अली, अम्माद वसीम और शर्जील खान, मतलब एक बैलेंस जिसे कहना चाहिए ना। आप समझिए कि कराची किंग्स की टीम बहुत बैलेंस से आई है, क्योंकि पिछले दफा कुछ मसाइल क्रिकेटर्स के साथ थे, गैर मुल्की प्लेयर्स के साथ वो नहीं आ सके, कुछ ने दूसरे लीग को तरजीह दे दी, लेकिन इस दफा प्रॉपर कराची किंग्स की टीम मरतबा 7 लगातार मैच के लोग आए, इनके अंदर कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सकता था
ये जो अब जो मुझे नजर आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि इस दफा कराची किंग की कारकर्दगी जो ना, जाहिर है हारने के बाद जो है जाहिर उनका थिंक टैंक बैठा होगा, उन्होंने जो ड्राफ्टिंग हो जो उन्होंने पिक किए ना, तो ये अच्छे प्लेयर हैं ये। तो मैं समझता हूं कि एक मतलब अच्छा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। अगर आप पेशावर ज़ल्मी को देखते हैं तो देखें, जाहिर है बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड का, वो उनको लीड कर रहे हैं। फिर जो यहाँ के मोहम्मद हारिस, उस पर सबकी नजर है क्योंकि वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्होंने खेला है। तो इसके अंदर जो है ना, देखें हारिस सोहेल भी है इसके अंदर जो है क्या कहते हैं वो जो दानिश अजीज भी हैं इसके अंदर, साइम अयूब भी इसके अंदर है। तो मैं समझता हूं कि एक मतलब, और ये सारे के सारे ना T20 के बड़े स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, फिर फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखते हो तो वहाब रियाज है। अच्छा, फास्ट बॉलिंग के बाद में बात करेंगे जमील साहब, थोड़ी सी बात साइम अयूब के हवाले से कर लें। बड़ी जबरदस्त डोमेस्टिक में परफॉर्म कर आए हैं, कैसा देखते हैं कि अगर अच्छा PSL खेल जाते हैं वो, क्योंकि PSL तर्ज पे हम देखते हैं सिलेक्शन ज़्यादा होती दिखाई देती है। उम्मीद है कि साइम अयूब ने अगर परफॉर्म किया तो सिलेक्टर की नज़र में आ जाएंगे। मेरे ख्याल में जिसे कहते हैं ना कि नेशनल टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं, बहुत जोर जोर से खटखटा रहे हैं, जो उनकी फॉर्म है। और जब एक फॉर्म होती है ना तो उसको वक्त पे खिलाना चाहिए। हमने सऊद शकील को 3 साल लेट खिलाया, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। उसकी जो फॉर्म है ना, आपको कहीं पर भी लगा पहले टेस्ट से आखिरी टेस्ट तक कि ये पहला टेस्ट खेल रहा है सऊद शकील। ये देखें, ये जो बैठे हुए लोग हैं उनको सोचना चाहिए। अभी इस बच्चे का टाइम है ना, आप यकीन करें ऐसी इसके गेंद बल्ले पर आ रही है, ऐसी फॉर्म है ना इसकी, तो इसको खिलाना चाहिए। और बल्कि इस पे मजीद भी बात करेंगे, जावर साहब से साइम अयूब के हवाले से भी बात कर ले। जिस तरह जमील साहब कह रहे हैं कि किसी का बल्ला अगर चल रहा है या किसी बॉलर विकेट लेता दिखाई दे रहा है तो उसे फौरी तौर पर टीम में लेकर आया जाए और उसे खिला दिया जाए। समझते हैं कि ना तजुर्बेकारी भी शायद कभी कभी हमें ले डूबती है, क्योंकि अगर हम देखें तो PSL 7 के अंदर और 6 के अंदर शाहनवाज धानी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, फिर टीम के दरवाजे खटखटाए और फिर वो टीम में भी शामिल हुए। इसी तरह साइम अयूब के हवाले से क्या कहेंगे और दीगर जो नौजवान प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं उसके हवाले से? देखिए, साइम अयूब ने T20 नेशनल T20 हुआ था, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी सिंध के लिए। और कप्तान सरफराज अहमद के सऊद शकील कप्तान थे उस मैच में, और सरफराज अहमद विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में एक मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए थे साइम अयूब। तो उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया भी था, क्योंकि फाइनल हार गए थे किसी 4-5 खिलाड़ियों को जब इन्होंने नेशनल टीम की तरफ बुला लिया था सिलेक्शन कमेटी ने, अच्छी तरह याद होगा। तो बात यह है, साइम अयूब के नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और मैं समझता हूँ कि 360 खेलते हैं वो। हर तरह के शॉट्स उनके पास मौजूद हैं, और ये जो वैरायटी होती है शॉट सिलेक्शन की बड़ी अच्छी होती है। कल हमने देखा कि कामरान अकमल जो है उनको बैटिंग करवा रहे थे, उनको जो है ना अपना तजर्बा शेयर कर रहे थे, उनकी प्रैक्टिस में जो है ना उनकी बड़ी हेल्प कर रहे थे। तो एक अच्छा इजाफा है पेशावर ज़ल्मी के लिए साइम अयूब की सूरत में। तो एक मुकाबला जो आप देख रहे हैं कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, दोनों तरफ बड़ी अच्छी टीम है। देखें, कराची किंग्स को जो है ना वो उठना पड़ेगा, क्योंकि 2020 के बाद जो चैंपियन बनी है उसके बाद 2 साल इनके जो है ना बड़े ख़राब गुजरे हैं। उन 2 सालों में कप्तानी किसने की आपको भी मालूम है। जब ये जीती थी, चैंपियन बनी थी, तो अहमद वसीम थे कप्तान, तो अब दोबारा उनके हाथ में कप्तानी आ गई। तो हो सकता है कि अब टीम का बैलेंस भी अच्छा है, बैलेंस भी हो जाए, जेल भी हो जाए, समझते हैं। ऑब्वियसली बड़ा फर्क पड़ता है। देखें, टीम के कप्तान होने से बड़ा फर्क पड़ता है, टीम को चलाने में बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस तरह के जिसमें शोएब मलिक हो, मैं समझता हूँ कि एक आइकॉन है, उनका तजर्बा बड़ा अच्छा होता है, फिर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप बात करेंगे हेड टू हेड की, तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी जो है ना, उसने जो है ना 2 सालों में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। कराची किंग्स के खिलाफ 5 या 6 मैचेस हुए, जिसमें से 5 मैचेस जो है ना वो पेशावर ज़ल्मी जीती है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी, जो बॉलिंग अटैक की बात हो रही थी, जमील साहब क्या समझते हैं दोनों टीमों में फ़र्क क्या नज़र आएगा? मोहम्मद आमिर फ़र्क नज़र आएंगे आपको? नहीं, मोहम्मद आमिर तो डेफिनेटली जो जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में बॉलिंग की है तो बहुत ज़बरदस्त, और अच्छे बॉलर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर सबसे अहम ये कि इनके पास जो है ना तबरेज़ शमसी जो है ना वो मतलब इनके पास है, अहमद वसीम खुद है इनके पास, और बैन कटिंग भी मतलब ये के है। तो मतलब बॉलिंग तो इनके पास मतलब अच्छी है, जहां बैटिंग इनकी अच्छी है, फिर शोएब मलिक भी मतलब ये बॉलिंग करते हैं। तो अगर आप एक कॉम्बिनेशन देखते हैं तो मैं तो समझ रहा हूँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओवरसीज प्लेयर जो उनके पास इस वक्त हैं, तो देखिए एक एडवांटेज क्या हुआ है उनको इस वक्त पेशावर ज़ल्मी को, कि उन्होंने रिप्लेसमेंट के अंदर जो है शकीबुल हसन को लिया है। बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं था ना, तो एक प्लेयर कम से कम चले वो आया, और वो 26 तारीख तक है यहाँ पर। 26 तारीख जितने भी मैच होंगे ना वो पेशावर से खेलेगा, और वो किस तरह का प्लेयर है, बेहतरीन ऑलराउंडर,
समझे ना। और मतलब ये कि बैटिंग में बॉलिंग में जहां पे भी वो आए बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉल में उसी को ऑलराउंडर मानता हूं। जब बॉलिंग आए तो वो बॉलिंग अच्छी करे और बैटिंग आए तो बैटिंग अच्छी करे, वो ऑलराउंडर होता है। अब देखिए ना रदरफोर्ड हो गए और टॉम कॉलर जो है ना वो हो गए, रदरफोर्ड हो गए, तो ये मतलब अच्छा राजापक्से, पेशावर ज़ल्मी को राजापक्से की भी जो है ना श्रीलंकन मतलब गैर मुल्की प्लेयर्स को जमील साहब समझते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में मौसम के, क्योंकि वो अब हम देखते हैं कि 2 दिन पहले आ रहे होते हैं PSL से कबल, कोई 1 दिन पहले आ रहा होता है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है ना। देखिए मैं बताऊं, ये 1-2 मैच कम से कम जो होंगे ना, 2 मैच के बाद जो है एक कॉम्बिनेशन जो है ना वो नजर आएगा, समझे ना। तो ओवरसीज प्लेयर 4 जो है ना कम मतलब खिलाने हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 भी खिला सकते हैं। जैसे कल हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान के यहाँ 3 खेले, चौथा नहीं खेला, 3 ही खिलाए उन्होंने। तो ये भी मतलब हो सकता है चौथा हो ही ना उनके पास, पहला मैच था मतलब अभी पहुंचे ही ना हो, ये भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन इन 2 मैच 3 मैच के बाद कॉम्बिनेशन, हर टीम को 10-10 मैच खेलने, तो मतलब टाइम तो है सबके पास। अब इसमें ये होता है कि जिसके प्लेयर अवेलेबल रहेंगे ज्यादा वक्त तक वो टीम में कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा बन जाएगा। लेकिन एक कॉम्बिनेशन बना और प्लेयर जैसे कोयटा के साथ हुआ था पिछले सीजन में, वो अगर होता है ना तो टीम का कॉम्बिनेशन जो है ना वो खराब हो जाता है। रिप्लेसमेंट में जो आता है ना वो आते ही वो कारकर्दगी नहीं दिखाता कि जो दिखा रहा होता है, जो प्लेयर सब मौजूद होता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो सारी टीमों ने बहुत वर्किंग की थी और बड़े अच्छे प्लेयर, मतलब मैं देख रहा हूं कि जैसे अब जैसे शकीबुल हसन भी आ गए, तो एक ये यानी ये तो मतलब इंडिया भी मान रहा है इस चीज को कि ये दुनिया की दूसरी जो है ना बेहतरीन बड़ी लीग है ये। बिल्कुल और जिसमें बॉलर जो है ना, बॉलर खासतौर पे जो बॉलिंग है वर्ल्ड के अंदर इस लीग के अंदर सबसे अच्छी होती है, इसलिए यहाँ आके खेलना जो है ना पसंद करते हैं खिलाड़ी। बॉलिंग की बात हो रही है, थोड़ी सी डेड ओवर के अंदर हम देखते हैं कप्तान कराची किंग्स के अम्माद वसीम बॉल करते दिखाई देते हैं। समझते हैं आज बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे हो तो अम्माद वसीम बॉल करने आएंगे या फिर दूसरे एंड से जो है दोनों ही फास्ट बॉलिंग से अटैक करते नजर आएंगे? देखिए बातें तो जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो आमिर भाई बाबर आजम चल रही हैं कि इधर से आमिर लगेगा, वहाँ से बाबर आजम ओपनर आएगा, तो इस तरह की हो रही हैं। लेकिन जब भी हमने देखा है कराची किंग्स का तो जो अटैक किया है वो अम्माद वसीम ने किया है ज़्यादातर, और दूसरी तरफ से आपका जो है ना वो आमिर होते हैं। तो एक अच्छा इनके पास बॉलिंग अटैक है, बॉलिंग तो बहुत ज़्यादा है बल्कि मेरे ख्याल में कराची किंग्स के पास। तो एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है कि कराची किंग्स जो है अपने होम ग्राउंड पे जो है ना मैच जीतती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है आज। अच्छा, बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है आज, इस पे तो हम आपसे स्कोर बाद में पूछेंगे। कल आपने प्रेडिक्शन बड़ी ज़बरदस्त की थी कि 170-180 रन जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो स्कोर करेगी, तो आज भी हमें प्रेडिक्शन अपनी दे देंगे कौन सी टीम, कोई भी टीम में पहले बैटिंग करे कितना स्कोर करेगी? नहीं, ये वर्ल्ड कप से चला आ रहा है और एशिया कप से कि जब भी आप हमारे शो पे बैठे होते हैं एक चीज़ हम स्कोर के हवाले से बात करते हैं, आपकी प्रेडिक्शन यही होती है, लगभग हम देखते हैं कि वही स्कोर जो है टीम करती दिखाई देती है। ये ज़रा नवाजी है आपकी, आप इतने गौर से मेरे तजिए को सुनते हैं। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में आज के मैच में 140 से 160 के दरमियान कोई स्कोर होने वाला है। जमीन साहब क्या समझते हैं आज के मैच में विकेट के लिहाज से क्या स्कोर होता दिखाई देता है? जैसी पिचेस बन रही हैं, अगर ऐसी पिचेस बनती हैं और जो मैं देख रहा हूँ ड्यू का भी मतलब फैक्टर जो है ना वो आएगा, तो यहाँ पर तो ना हाई स्कोरिंग मैच जो है ना मतलब रहे हैं, तो अब पिच का जो है ना बिहेवियर देखना पड़ेगा क्या है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि 160 प्लस होगा, 160 प्लस होगा, 140-60 तक होगा, तो यानी कि 60 से प्लस पे आप जा रहे हैं जमीन साहब, इसमें बड़ा अमल लगा है। सुनो 160 से 170 के दरमियान मेरा मतलब ठीक है, 160-170 के दरमियान, 140-160 के अंदर। ज्यादा 20 रन ले लिए, 20 रन ले लिए, तो आज 20 रन के हवाले से थोड़ी मजे की बात कर लेते हैं कि 20 रन अगर कराची किंग्स पहले बैटिंग करती है तो वो टारगेट क्या होगा, और फिर लाहौर कलंदर्स अगर क्या नाम पेशावर ज़ल्मी बैटिंग करती है तो उसका टारगेट क्या होगा? देखिए अगर पेशावर ज़ल्मी पहले बैटिंग करती है तो मेरे ख्याल में 160 तक पहुंच जाएगा स्कोर। अगर कराची किंग्स बैटिंग करती है तो 140 और 150 के दरमियान स्कोर रहेगा। जमीन साहब मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ आपको, दोनों के 160-170 के दरमियान, दोनों की बैटिंग पावर हाउस बहुत जबरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि इतने रन जो है ना जैसे मैं देख रहा हूँ वहां पर पेशावर ज़ल्मी और ये ओवरसीज प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं और ये भी मतलब पावर हिटर है। अच्छा, पावर हिटर की तो आपने बात कर दी जमील साहब, बाबर आजम आपको लगता है पावर हिटर है? वो तो सेल्फिश इनिंग खेलते नजर आए कौमी टीम के अंदर अक्सर। यार मसला ये है
कि अब देखना ये है कि उनके साथ कौन आता है। मुझे लगता है हारिस आएंगे, मोहम्मद हारिस आएंगे उनके साथ। तो अगर हारिस आके, और क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं हारिस, तो उनका स्ट्राइक रेट तो वो ज्यादा होता है। देखिए अगर ये इस तरह के जो इनके प्लेयर हैं, रदरफोर्ड हो गया या ये जो कोलर हो गया, या फिर जो है क्या कहते हैं नीचे जाके जो राजा पक्से हो गया, ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो मतलब 140-50 रन के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अच्छा, तो बाबर आजम जो अगर 20 ओवर खेलते हैं और 100 रन करते हैं, तो मैं समझता हूँ, और ये खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनका टोटल अच्छा हो जाएगा। अच्छा जमील साहब, अक्सर प्लेयर्स जो हैं हम देखते हैं कि जो पेशावर जल्मी के थे वो कराची किंग्स की तरफ से खेलते दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हैदर अली, शुएब मलिक, है ना, ये तो देखेंगे, ये तो होता है हर उसमें। आप देखेंगे ना कि 8 जो ना इनको रिटेन करना पड़ते हैं, बाकी छोड़ना पड़ते हैं प्लेयर। अब वो प्लेयर जो है ना, अब दूसरों की भी उस पर नजर होती है, जाहिर है। अब शुएब मलिक तो बहुत बड़ा प्लेयर है ना, मतलब वो तो ऐसा प्लेयर है कि अगर 10, 12, 15 रन का भी एवरेज हो ना, और वो विकेट पर खड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मतलब कोई वो नहीं। तो ये आपकी नजरें तो वहां तक पहुंच गई, सिलेक्टर की नजर कब तक पहुंचेगी शुएब मलिक के लिए? क्योंकि अब तो शायद अगर उन्हें लास्ट वर्ल्ड कप खिला दिया जाए जो अक्टूबर में होना है 50 ओवर्स का इंडिया में, तो ये बेहतर नहीं होगा? 50 ओवर में तो उन्होंने ले लिए रिटायरमेंट, और टेस्ट से जो रिटायरमेंट ली, वो सिर्फ और सिर्फ T20 जो है ना, वो मेरे ख्याल में खेल रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, मुझे नहीं लगता कि जब वो जहां उनको ले जाना चाहिए था, इनको एशिया कप में लेके नहीं गए, वर्ल्ड कप में लेकर नहीं गए, तो मैं समझता हूं कि मैं नहीं समझता कि इनको जो ना उसमें जो इंडिया में वो हो रहा है वहां लेके जाएं। क्योंकि अब जो इनके बाद जो टीम सेट हुई है, जाहिर है कि इफ्तिखार भी मतलब ये कि अब रन कर रहे हैं, और शकील, सरफराज, तो एक मतलब इनके पास। सरफराज की आपने बात कर ली, तो सरफराज को तो शायद कंसल्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कौमी सेलेक्टर। उनको एक महदूद शायद टेस्ट मैचेस की हद तक रख दिया गया। अगर वो PSL 8 में परफॉर्म कर देते हैं सरफराज, तो क्या आप देखते हैं कि 2 विकेट कीपर के साथ हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, या फिर मोहम्मद हारिस की टीम के साथ जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। देखिए मोहम्मद हारिस को ना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मोहम्मद हारिस को आप खिलाएं T20, 50 ओवर की क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट होती है, ये याद रखिएगा। 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर जो है ना, आपको 300 गेंदें खेलनी होती है, इसमें 120 गेंदें खेलनी होती है। हारिस का जो बैटिंग स्टाइल है ना, वो T20 वाला है, 50 ओवर वाला नहीं है। उसको खिला के देखिए, आपने उसको वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 खिलाए थे ना वनडे, याद है आपको? तीनों में फेल हो गया था वो। तो मैं कम से कम, मेरा मशवरा नहीं होगा कि वो जो है ना 50 ओवर उसमें इनिंग बिल्ड करके, और देखिए आजकल 300-350 रन जो है ना वो बन रहे हैं वनडे के अंदर। ये जाके अगर 2 छक्के 2 चौके मार के ये आउट हो जाए, तो ये मतलब टीम के लिए फायदेमंद नहीं है। क्या कहेंगे इसी के हवाले से, सरफराज अहमद के हवाले से? देखिए सरफराज अहमद का तो ठीक है, बहुत अच्छा मौका मिलना चाहिए उनको। वो तो आउट क्लास, आपको पता है, कप्तान भी रह चुके हैं और बैट्समैन भी हैं। वनडे में तो उनका बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन जो हारिस की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जमील भाई, कि हारिस का तो कोई चांस नहीं बनता कि वनडे के स्क्वाड में उनको शामिल किया जाए। ये बहुत अर्ली आप बात कर रहे हैं। अभी हमें आगे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ आ रही है, बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं जो कि आगे आने वाली हैं। अगर पहले उस पर सिलेक्शन का म्यार, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी भी नहीं बनी है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हो सकता है कि हारून रशीद को निगाहें जो है ना बहुत इस PSL पे लगी हुई हों, किसी भी खिलाड़ी को, किसी नए खिलाड़ी को चुन लें। जिस तरह हमने माजी में देखा था कि सल्लू भाई जो थे, उन्होंने मिसबाह उल हक को चुना था, और मिसबाह उल हक को लेके पहुंचा दिया था, टेस्ट क्रिकेट से उठा के उन्होंने T20 का खिलवा दिया था, और T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एक शॉट में शायद वो वर्ल्ड कप जिताते। देखिए एक शॉट की बात नहीं है, खेले बहुत अच्छा थे, पूरा T20 मैच टूर्नामेंट था, वो बहुत अच्छा खेले थे। तो इस तरह की सिलेक्शन जो होती है इन लोगों की, जो आइकॉन होनी चाहिए कि जिस तरह अगर उन्होंने पिक कर लिया अगर प्लेयर्स को, तो वो ज़्यादा इस लिहाज से अगर देखें तो इमरान खान बड़े ज़बरदस्त थे, वो अच्छे प्लेयर्स का इंतखाब कर लेते थे अपनी आई से। देखिए वो भी थे, इवन ये कि जावेद मियांदाद साहब, उनके बारे में तो आज भी आपने सुना होगा, एक महफिल में जो हम बैठे हुए थे, किस तरह डोमेस्टिक क्रिकेटर बात कर रहे थे माजी के। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेजेंड्स थे, ये हमारे हीरो हैं, और इनकी निगाहें और इनका जो मशवरे होते हैं, मेरे ख्याल में बहुत सूदमंद साबित है। जमीन साहब, आज मैचेस के हवाले से क्या कहेंगे, कौन सी टीम फतह हासिल करेगी? ये मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए इसमें ये होता है कि ये जो जिस तरह के मैचेस चल रहे हैं ना, अब कल मैंने बताया ना आपको कि कोई नहीं कह सकता है ना कि आखिरी गेंद पे कौन मतलब है कि मैच जीतेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो नजर आ रहा है, बैलेंस जो नजर आ रहा है टीम का,
तो उसको मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा एज हासिल है पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी को। जाफर साहब आज के मैच में देखिए आज के मैच में मैं समझता हूँ कि जो इमाद वसीम है वो शेर की तरह धाड़ेंगे, पूरी टीम भूखी बैठी हुई है। कराची किंग्स जो है ना भूखी बैठी हुई है, तो मैं भी के पेशावर ज़ल्मी को नुकसान पहुंचे। बिल्कुल, दोनों की राय अलग अलग है, मुख्तलिफ है। अल्लाह करे कोई भी मैच जीते, जीत पाकिस्तान की होती दिखाई देगी। जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।